हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा की जानिब से अदालती अहकामात पर जवाब जमा करवा दिया गया है। वजारत दिफा के जवाब में 6 निकात शामिल हैं। वो निकात क्या है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन अहमद चौधरी, बताइएगा। जी देखिए, ये ऑडियो लीक्स का मामला है। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक हुई थी। उसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट में जेरे समात है। वजारत दिफा की जानिब से एक सफ़े पर जो है वो मुश्तमिल जवाब जो है वो वजारत दिफा की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जमा करा दिया है। ISI की तरफ से वजारत दिफा की तरफ से भेजे गए सवालात के जवाब में रिपोर्ट मुरतब की गई है और 6 नुकात जो है वो रखे गए हैं। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मुतादिद सस्ते टूल दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। जवाब में कहा गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स भी के बदले ये सर्विसेज क्लेम करते हैं। कॉल के फ्रीकेन भी फोन स्पीकर से बआसानी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जवाब में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए किसी भी आवाज के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा पीका 2016 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग मौजूद है और इस्तदा है कि साइबर क्राइम विंग FIA को जो है वो हदायत जारी की जाए और वजारत दिफा की जो जवाब है उसको कबूल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में DGIB और DG FIA को फरवरी में तलब कर रखा है और आज ये जवाब वजारत दिफा की जानिब से जमा करा दिया गया है। ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान की वापसी के लिए दरखास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, हमने 2 दिसंबर को इंतखाबात कराए, पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम किए। इलेक्शन कमीशन कहता है इंतखाबात ठीक हुए लेकिन जिसने कराए वो गलत था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए उसकी तैनाती ठीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए हैं। अब हम इलेक्शन में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते। इंतखाबी निशान वापस लिया गया। अब निशान के बगैर हमारे उम्मीदवार इलेक्शन में जाएंगे। इंतखाबी निशान सियासी पार्टी की पहचान होती है, इसके बहुत संजीदा इशू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंतखाबी निशान केस में इस पर फैसला दिया है। ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 17 तंजीम साजी का कहता है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इंतखाबात पर सवाल नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनरल सेक्रेटरी ने कैसे तैनात किया। इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के मेंबरान की तैनाती का इख्तियार नहीं, न इस पर सवाल उठाने का। सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से फैसले मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाए। अगर इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है तो फिर ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन एक्ट की इस हवाले से 2 शक़ें हैं। सियासी जमात 7 दिन में इंतखाबात से मुतालिक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। इंतखाबात के 7 दिन तक पार्टी हेड इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा कराएगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के PK 91 के RO को तब्दील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट RO मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इनामुल्लाह ने कहा है कि आहत चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को हो गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का मामला निपटा दिया। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने बताया कि वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से दहशतगर्दी वाकयात की रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन ओमान के हवाले से भी रिपोर्ट है। वजारत दाखिला ने दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन IG और DC इस्लामाबाद से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे और उन्हें बरकरार रखा जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सिंध हाई कोर्ट ने फिरदौस तमीम नकवी के घर को सब जेल करार देने का महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फिरदौस तमीम नकवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया। अदालत ने उनके खिलाफ अदालती अहकामात के बगैर कार्रवाई से रोकते हुए सिंध और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। सियासी पार्टी से इंतखाबी निशान ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है सियासी जमात का हक है अपने पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़े। अगर एक पार्टी एक निशान से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो 227 मखसूस नशिस्तें कहां जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह 25 करोड़ आवाम का मसला है। इलेक्शन के बाद सदर और सेनेट का इलेक्शन भी होना है।
پٹیشن ہم نے فائل کر دی. استدعا ہماری یہی ہے کہ آج ہی سنا جائے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ میٹر ہے, بہت امپورٹنٹ. پاکستان کے 25 کروڑ عواموں کے فنڈامنٹل رائٹس کا حق ہے. یہ سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اپنے سمبل سے الیکشن لڑے. اگر وہ سمبل سے الیکشن نہیں لڑے گی تو دیکھو 227 ریزرو سیٹ ہے وہ کس کے پاس جائے گی, اور عوام ان ووٹوں کا اور ان سیٹوں کا آگے صدر کے الیکشن پہ اثر ہے, سینٹ کے الیکشن پہ اثر ہے, چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے الیکشنوں پہ اثر ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی سے آپ اگر سمبل لے لیں تو ان پریکٹیکل ٹرمز آپ نے پارٹی کو ڈیزالو کر لیا, جو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے. لہٰذا ہماری عدالت سے استدعا ہوگی کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کرے اور آج ہی کر لے, اور آج ہی ہم ہیئرنگ کے لیے درخواست دے رہے ہیں. تمام پارٹیوں کو پلینگ لیول فیلڈ دی جا رہی ہے. دیکھو ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. اور اب بات کریں گے IMF کا. وزارت خزانہ سے نان کیش ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے وزارت خزانہ اور دیگر وزارتوں کے لیے نان کیش ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ہے. شعیب نظامی سے مزید جانیں گے. شعیب بتائے گا اس بارے میں. جی, IMF اور پاکستان کے ساتھ جو ابھی مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ طے پایا ہے کہ جو نان کیش ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ نہیں کی جائے گی, بلکہ جتنی بھی مختلف وزارتیں اور محکمے جو اب صرف کیش ٹرانزیکشن کریں گے, تمام کے تمام جو پرنسپل آفیسرز ہیں, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں, ان کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ECT سے اس کی منظوری لی جائے گی, اور وزارتیں محکمے آپس میں جو ہے وہ اب نان کیش ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, بلکہ ان کی جو ہے وہ تمام کے تمام کیش کو ٹرانسفر کیا جائے گا یہاں پہ وہاں. اس کا مقصد یہ ہے کہ صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر جتنے بھی اخراجات آئیں گے ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا اور اس میں شفافیت لائی جائے گی. جی, شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے شعیب. اہم خبر آپ کو دیں گے. PTI کی الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. جسٹس کامران حیات میاں خیل PTI کی درخواست پر سماعت کریں گے. عثمان علی سے مزید جانیں گے. عثمان بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل, PTI انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ وہ سماعت کے لیے اب مقرر کر دیا گیا ہے. سنگل بینچ ہے جسٹس کامران میاں خیل پر اس کیس کی سماعت کریں گے. سب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے اس چیز کی سماعت ہوگی. PTI نے آج صبح جو ہے یہ درخواست دائر کیا تھا جس میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ آج ہی اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, کیونکہ یہ جو ہے الیکشن سے متعلق کیس ہے اور جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ بھی الیکشن کمیشن نے جو کردم قرار دیے تھے, تو اس حوالے سے یہ جو درخواست تھی تو اس پر اب پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے جو جسٹس کامران میاں خیل ہے وہ اس کیس پر جو ہے سماعت کریں گے. PTI کے جو سارے وکلاء ہیں وہ بھی اس وقت عدالت میں موجود ہے اور اس کیس کی سماعت کے لیے. ٹھیک ہے عثمان, تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. کشمیریوں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کا تفتیش کی آڑ میں غیر انسانی ٹارچر دنیا کے سامنے آ گیا. پونچھ راجوڑی سیکٹر سے حراست میں لیے جانے والے کشمیریوں کو بھارتی فوج نے بے دردی سے قتل کر دیا. دوران حراست بھارتی فوج کے 3rd ڈگری ٹارچر کی ویڈیوز آرمی کیمپ سے لیک ہو گئیں. اس بے رحم قتل عام پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارتی افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, جبکہ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی. کشمیری عوام بھارتی فورسز کی بربریت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. بھارتی فوج اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے معصوم کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے. سابق سیکریٹری خارجہ ریاض کھوکھر اسلام آباد میں انتقال کر گئے. ریاض کھوکھر نے بطور سفیر چین, بھارت اور امریکہ میں خدمات سر انجام دی. ریاض کھوکھر طویل عرصے سے اہلیل تھے. آپ کو بتاتے چلے کہ سندھ ہائی کورٹ نے MD کیٹ ٹیسٹ میں بے قاعدگیوں سے متعلق درخواستیں مسترد کر دی ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ درخواستیں مسترد ہونے کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا اوریجنل پیپر نہیں بلکہ گیس پیپر لیک ہوا تھا. اصغر عمر سے مزید تفصیلات لیں گے. جی اصغر. جی, MD کیٹ سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ دوبارہ ٹیسٹ جو ہوا اس میں بھی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, اس لیے ان کے نتائج منسوخ کرنے کے بعد ایک نیا پھر امتحان کرایا جائے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسے مسترد کر دیا, کیونکہ حکومت سندھ کی جانب سے بتایا گیا کہ گیس پیپر لیک ہوا تھا, اوریجنل پیپر لیک نہیں ہوا, جبکہ PMDC کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کوئی پیپر لیک نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جبکہ عدالت کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر درخواست گزار کے یہ چاہتے ہیں کہ 41,000 افراد اسٹوڈنٹ اس میں شریک ہوئے, کچھ سینکڑوں نے کچھ اگر فائدہ اٹھایا ہوگا تو تمام کا مستقبل تاریخ نہیں کر سکتے اور یہ پروسیس کو نہیں روکا جا سکتا. اس لیے عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد ان درخواست کو مسترد کر دیا, جبکہ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ 12 لاکھ روپے میں پیپر جاری ہوا اور وہی حوالات آئے جو پیپر لیک ہوا تھا. جی بہت شکریہ اصغر عمر.
नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 के लिए मंजूर हो गए हैं। बिलाल यासीन की जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ मुस्तकबिल के वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 के लिए मंजूर हो गए हैं। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसन। बिल्कुल जी, नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी है वो जमा कराए गए थे बिलाल यासीन की जानिब से। उसके बाद आज जो है वो उनको बुलाया गया था और आज उनकी कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल होनी थी और बिलाल यासीन अपने वकील के हमरा यहाँ पर आए और उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल यासीन का ये कहना था कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो हल्का NA 130 है उसके लिए मंजूर हो चुके हैं और नवाज शरीफ जो है वो मुस्तकबिल के वजीर आजम होंगे और हर लिहाज से नून लीग के तमाम तर उनका कहना था कि मुख्तलिफ जगहों पर जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर किए जा रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो उनका कहना था कि वो पुरअज़्म है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ओवर बिलिंग के मामले पर नेपरा की तहकीकात पर हुकूमत की इंक्वायरी। अलीम मलिक से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए अलीम। जी, रवां साल जुलाई और अगस्त में बिजली कंपनियों की जानिब से 1 करोड़ से ज्यादा सार्फिन 1 करोड़ 38 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की गई थी, जिस पर नेपरा ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। ताहम पावर डिवीजन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पावर डिवीजन अपनी तहकीकात कराएगा। तो जो हुकूमत की जानिब से यानी पावर डिवीजन की जानिब से जो कायम करदा कमेटी थी, सब सेक्रेटरी इरफान अली की सदारत में कमेटी कायम की गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब पावर डिवीजन को जमा करा दी है और ये रिपोर्ट जरा नहीं पता है कि कल पावर डिवीजन में जमा कराई गई है। जरा नहीं पता है कि जो हुकूमत ने कमेटी कायम की थी उसने चेयरमैन नेपरा से और नेपरा के दीगर हुकाम से भी ओवर बिलिंग के हवाले से पूछताछ की है और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि कमेटी का ये मौक़िफ़ है पावर डिवीजन का कि जो तहकीकात की गई है नेपरा की रिपोर्ट पर वो इंतहाई शफाफ अंदाज में की गई है। अब देखना यह है कि जो हुकूमती कमेटी है उसने ओवर बिलिंग के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया है। ताहम जो तहकीकात के लिए जो कमेटी कायम की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, FBR और दीगर इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FBR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिद। बिल्कुल, स्क्रूटनी का अमल इलेक्शन कमीशन में जारी है और इलेक्शन कमीशन में ये अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद फिर जो हतमी फहरिस्तें हैं उन पर ट्रिब्यूनल में फैसलों के बाद अमल दरामद किया जाएगा। मुतल्लिका तमाम जो इदारे हैं उनका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की रसाई में है और कहा गया है कि स्क्रूटनी का अमल साफ, शफाफ और गैर जानबदार जो तरीके से किया जाएगा और मुतल्लिका तमाम जो आरोज हैं उनसे कहा गया है कि अगर उनको लिए कोई मसाइल हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर फैसले सादिर करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, FBR और दीगर इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FBR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिद। बिल्कुल, स्क्रूटनी का अमल इलेक्शन कमीशन में जारी है और इलेक्शन कमीशन में ये अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद फिर जो हतमी फहरिस्तें हैं उन पर ट्रिब्यूनल में फैसलों के बाद अमल दरामद किया जाएगा। मुतल्लिका तमाम जो इदारे हैं उनका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की रसाई में है और कहा गया है कि स्क्रूटनी का अमल साफ, शफाफ और गैर जानबदार जो तरीके से किया जाएगा और मुतल्लिका तमाम जो आरोज हैं उनसे कहा गया है कि अगर उनको लिए कोई मसाइल हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर फैसले सादिर करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट। आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पंजाब से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज नजीर भट्टी से। नजीर बताइएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में पहुंच रहे हैं और मुकर्रर वक्त पर उनके जो कागजात नामजदगी है उनकी जांच पड़ताल जारी है और ये सिलसिला जो है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मैं इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर में यहाँ मौजूद हूँ। आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो खवातीन हैं उनको बुलाया गया है कि वो आके अपनी कागजात नामजदगी जो है वो उनकी जांच पड़ताल करवा सकती हैं। मरियम औरंगजेब के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, ताहिर औरंगजेब के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, इना रब्बानी खर के भी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। बाकी उम्मीदवार अभी यहाँ मौजूद हैं और वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो उनकी जांच पड़ताल करवाएंगी।
फैसला बाद में जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए 346 और पंजाब असम्बली की 21 नशिस्तों के लिए 761 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ। आम इंतखाबात के सिलसिले में कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों के लिए 1107 जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कौमी असम्बली की अगर 10 नशिस्तों की बात कर ली जाए तो 346 उम्मीदवार जिन्होंने कागज जमा करवाए हैं और जो सूबाई असम्बली है उसकी 21 नशिस्तों के लिए 761 उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उसके साथ साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर आबिद शेर अली और दीगर जो रहनुमा हैं उनके कागजात जो है मुतल्लिक़ा जो अदारे हैं जिसमें नादरा और FIA जो स्टेट बैंक है इन अदारों को भिजवा दिए। जांच पड़ताल का अमल जो है आज शाम तक जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। कल से स्क्रूटनी का अमल जो है आगाज़ हो जाएगा। तो जैसे राजा रियाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनको भी NA 104 में जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं 2:30 बजे का कल वक्त दिया गया है। जो रिटर्निंग अफसर हैं ज़मीर हैदर उनकी जानब से कि वो कल 2:30 बजे वहाँ पर जो है अपने रिटर्निंग अफसर के पास पहुँचे और मजीद आगे कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से बढ़ाई जाएगी। जी JUIF और पीपल्स पार्टी में राब्तों से नून लीग परेशान। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात पर गौर शुरू कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे उल्फत मुगल से। जी उल्फत बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान ताज़ा राब्तों से मुस्लिम लीग नून न सिर्फ परेशान हुई है बल्कि राब्तों को संजीदगी से लिया गया है। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में इस बात पर गौर किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो फिर इससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो सकता है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान के जो मुतालबात हैं KP और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उस पर मुस्लिम लीग नून ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। और मियां नवाज शरीफ ने अगले 2 रोज में KP की जो नून लीग की क़यादत है उससे तजावीज़ मांग ली है। और इस बात का इम्कान है कि अगले 4 रोज में मियां नवाज शरीफ खुद मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता करेंगे और सीट एडजस्टमेंट पर जो बात हुई थी उस जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो मुतालबात रखे गए थे उस पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद लिया जाए। ठीक है, उल्फत मुगल इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 4 दिन के वक्फे के बाद नून लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के 16वें इजलास में रद्दोबदल कर दिया गया। लाहौर डिवीजन के 3 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मौखर कर दिए गए। आज सिर्फ KP से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। दीगर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए इजलास की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इजलास की सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर करेंगे। स्क्वायर पुल से पोल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कामिल आरिफ से मजीद तफसीलात लेंगे। जी कामिल बताइएगा। जी देखिए, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई और जो हमने ब्रेक भी की थी कि हसन स्क्वायर के पुल से जो है वो पोल चोरी किए जा रहे हैं और मुनज़्ज़म तरीके से ग्रोह जो है ये पुलों के ऊपर लगे हुए लोहे और सड़कों से ये लोहा चोरी कर रहा है। इसके ऊपर पुलिस ने, न्यू टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है और एक चोर को और इस लोहे को खरीदने वाले कबाड़िये को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो फुटेज में आप पोल देख रहे हैं जो चोरी हुआ था उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। और कराची शहर, बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ। स्क्वायर पुल से पोल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कामिल आरिफ से मजीद तफसीलात लेंगे। जी कामिल बताइएगा। जी देखिए, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई और जो हमने ब्रेक भी की थी कि हसन स्क्वायर के पुल से जो है वो पोल चोरी किए जा रहे हैं और मुनज़्ज़म तरीके से ग्रोह जो है ये पुलों के ऊपर लगे हुए लोहे और सड़कों से ये लोहा चोरी कर रहा है। इसके ऊपर पुलिस ने, न्यू टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है और एक चोर को और इस लोहे को खरीदने वाले कबाड़िये को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो फुटेज में आप पोल देख रहे हैं जो चोरी हुआ था उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। और कराची शहर, बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, PTI ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। उस्मान अली से मजीद जानेंगे। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्त दायर कर दी है और जो दरखास्त है उसमें हाई कोर्ट से इस्तिदा की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया है तो उस फैसले को जो है मुअत्तल करने की भी इस दरखास्त में इस्तिदा की गई है। इस दरखास्त में ये इस्तिदा भी की गई है कि आज ही इस केस की समाअत के लिए जो है पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील किया जाए और आज ही इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इसके हवाले से भी एक अलग दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दरखास्त जो है वो बैरिस्टर गौहर अली जफर और जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर है उनकी जानिब से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। उसमें ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है इख्तियार नहीं था कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से मुतालिक जो है वो दे दे। जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था तो उसको भी इस दरखास्त में जो फरीक है वो बनाया गया है। उनका ये कहना है कि ये जो दरखास्त गुजार थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दरखास्तें दायर कर दी थी तो ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है और उनको इख्तियार ही नहीं था कि वो पार्टी इंतखाबात को जो है वो चैलेंज कर सकते थे। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो आज ठीक है, तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान बिल्ले की वापसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस कामरान हयात मियां खेल समाअत कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान बिल्ले की वापसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल समाअत कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन का आगाज ही शदीद मंदी का रुझान नजर आ रहा है। 100 इंडेक्स 61,000 की नफसातियत से भी नीचे आ गया है। चंद मिनटों में 1,467 पॉइंट्स कमी हो चुकी है। इंडेक्स 60,242 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। इस पर बात करेंगे माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त। क्या वजूहात आपको लगती हैं इस जो एकदम से मंदी आई है? जी देखें, इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो लेवरेज बाइंग है, जिसका मतलब ये होता है कि लोगों ने काफी हद तक, खासकर इंडिविजुअल्स ने कर्जा लेके जो है इक्विटी में इन्वेस्ट किया था पिछले 1.5-2 महीने से, जब से मार्केट चलना शुरू हुई थी। और उसमें जो इसे हम बदला कहते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, कि जो बदला का साइज है वो 40 अरब रुपए से भी तजावज कर गया था, जो कि 2021 के बाद जो है वो हाईएस्ट था। और उसमें तकरीबन कोई 4-5 बिलियन रुपीस की अभी सेटलमेंट हुई है। तो होता ये है, जब भी मार्केट गिरना शुरू होती है तो उसका एक इम्पैक्ट ये आता है कि जो कर्जे पे बाइंग होती है उसको फिर वो फोर्स सेलिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो बेच के अपना कर्जा पूरा करना होता है। और 30% पे कर्जा जो है वो मिलता है स्टॉक मार्केट का नॉर्मली, जिस तरह से रेट चल रहे होते हैं मार्केट में। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर काफी ज्यादा अभी है। और ये तो खुर्रम साहब, ये बदला ही होता है या कोई और वजूहात भी होती है? क्योंकि इतना मार्केट गिरना 67 को टच करने के बाद, देखिए मार्केट तो मेरा नहीं ख्याल इतनी गिरी है, क्योंकि 22,000 पॉइंट्स बढ़ के 6-7,000 पॉइंट गिरी है। तो ये तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सेटलमेंट वीक है, इसके अंदर सेटलमेंट होना जरूरी है। इसमें सेटलमेंट हो जाएगी तो फिर जो नया साल शुरू होगा उससे हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका एक प्रेशर है, जब भी लेवरेज बाइंग होती है उसका ये इम्पैक्ट आता है कि जिस तरह मार्केट बढ़ती है उस तरह से फिर थोड़ा उसमें गिरावट भी नजर आती है। अच्छा खुर्रम साहब, आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड रहेगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि 2023 का ये लास्ट वीक है और मार्केट का ऑफ कोर्स इसमें सेटलमेंट एक्सपेक्टेड है कि काफी हद तक ये जो सेलिंग हो रही है ये सेटल हो जाएगी, यानी कि ये पूरी हो जाएगी होपफुली इस वीक में। और उसके बाद जो नया साल शुरू होगा उसमें हम फ्रेश बाइंग, फ्रेश इक्विटी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो दुनिया भर से फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है आता है और फिर कुछ क्योंकि जगह बन गई है थोड़ी सी, तो जो पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे अब उनके लिए अट्रैक्टिव हो गई है कि वो अब इसमें इन्वेस्ट करके अपना एक अच्छा रिटर्न जो है कमा सकते हैं पहले क्वार्टर में 2024 के। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब यार न्यूज से बात करने के लिए। लाहौर समेत पंजाब में फिजाई आलूदगी के तेरे ताहाल बरकरार हैं। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी स्मोक की लपेट में है। शहर कायद में फिजाई आलूदगी की शरह 174 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारकूमत दिल्ली 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर समेत पंजाब में फिजाई आलूदगी के तेरे ताहाल बरकरार हैं। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी स्मोक की लपेट में है। शहर कायद में फिजाई आलूदगी की शरह 174 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारकूमत दिल्ली 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर है।